हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पे चित्र दिया गया है। पहले चित्र में दिखाया गया किसान बैंक से पैसा लेता है खेती के लिए। दूसरे चित्र में दिखाया गया खेत का, वहाँ पे उत्पादन पैदावार होता है। जो तीसरे चित्र में दिखाया गया है कि उसको लेकर किसान जाता है मंडी में, वहाँ पे अपने उत्पादन को बेचता है। जो भी होता है उसका मार्केट यार्ड है, वहाँ पे बेचकर फिर पैसे लेकर वहाँ से छठे चित्र में दिखाया गया कि दुकान पर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है। बाकी सातवें चित्र में दिखाया गया जो पैसे बचे हैं उसे बैंक में वो जमा कर रहा है। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आगे दिया है बैंक का ही पैसा बैंक में वापस आने की तमाम प्रक्रिया को नीचे की पंक्ति में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, आपके माता या पिता कौन सी आर्थिक प्रवृत्ति करते हैं, कार्य करते हैं। तीसरा है, आपके घर में आय का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब जो आपको आय, घर में पैसे आते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये लोग आप अपने से भर लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग विविध आर्थिक प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर निर्भर होती है, तो आइए हम उनका परिचय प्राप्त करें। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। हम प्रकृति से कितने ही उत्पाद सीधे प्राप्त करें उन्हें उपयोग में लेते हैं। अनाज, दाल और वनस्पति उसके उदाहरण हैं। जंगलों से लकड़ी, औषधि वनस्पति, गोंद और लाख। प्राणी हमें दूध, मांस, हड्डी और चमड़े देते हैं। जल में से हमें मछली मिलती है। इसी तरह जमीन की सतह के नीचे से खनिज प्राप्त किए जाते हैं। संक्षेप में वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खान क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र आदि भोजन और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। इसलिए ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की प्रवृत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रश्नों को जो पूछा गया है उसके आधार पर लोग अलग अलग आर्थिक कार्यों से जुड़े होते हैं, जिनमें आर्थिक प्रवृत्ति यानी कार्य मुख्य 3 क्षेत्रों पर आधारित होता है। उनके बारे में यहाँ बताया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। हम प्रकृति से कितने ही उत्पाद सीधे लेते हैं, उन्हें प्रयोग में लाते हैं। अनाज, दाल और वनस्पति इसके उदाहरण हैं। जंगलों से लकड़ी, औषधि वनस्पति, गोंद, लाख। प्राणी हमें दूध, मांस, हड्डी और चमड़े देते हैं। जल में से हम मछली लेते हैं। इसी तरह जमीन की सतह यानी जमीन के नीचे से खनिज मिलते हैं, उन्हें हम प्राप्त करते हैं। संक्षेप में वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, खान क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र आदि भोजन और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की पूर्ति करते हैं। इसलिए ये क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के कार्य के रूप में जाने जाते हैं। आगे है द्वितीयक क्षेत्र। बहुत से प्राथमिक उत्पाद ऐसे हैं कि जिन पर प्रक्रिया करके उनके उत्पादों का उपयोग में ले सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति द्वितीयक क्षेत्र की प्रवृत्ति कहलाती है, जैसे कि कपास से सूती कपड़े, कपासिया तेल, गन्ने से गुड़ और चीनी, मिट्टी से ईंट बनाना आदि। यंत्र सामग्री, मार्ग परिवहन तथा संचार के साधन, विद्युत सामग्री, तैयार उपयोगी वस्तुएं आदि के उत्पादन में संलग्न यानी जुड़े बड़े उद्योग, सुरक्षा सामग्री, रंग, रसायन, कपड़े आदि का उत्पादन करने वाली इकाइयों आदि का समावेश इस क्षेत्र में होता है। इसलिए इन्हें औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया गया है कि बहुत से प्राथमिक उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर प्रक्रिया करके यानी कार्य करके, प्रोसेस करके उसके उत्पादों को हम प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसे कार्य द्वितीयक क्षेत्र की प्रवृत्ति यानी कार्य कहलाती है। जैसे कि कपास से सूती कपड़े, कपासिया तेल, गन्ने से गुड़ और चीनी, मिट्टी से बने ईंट, यंत्र सामग्री, मार्ग परिवहन तथा संचार के साधन, विद्युत सामग्री, तैयार उपयोगी वस्तुएं आदि के उत्पादन से जुड़े बड़े उद्योग,
सुरक्षा सामग्री, रंग, रसायन, कपड़े आदि का उत्पादन करने वाली इकाइयों आदि का समावेश इस क्षेत्र में होता है, इसलिए इन्हें औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। आगे सेवा क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित यानी पैदा किया गया वस्तुओं के जत्थे बड़े व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन और व्यापार में सहयोग देने के लिए टेलीफोन, पत्राचार, बैंकों से ब्याज पर रुपए लेने की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में व्यापार, संचार तथा मार्ग परिवहन, हवाई तथा समुद्री मार्गों, शिक्षा और स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों, पर्यटन और मनोरंजन, गैस और बिजली जैसी सेवाओं आदि का समावेश इस क्षेत्र में होता है। वर्तमान समय यानी अभी के समय में इंटरनेट, एटीएम, बूथ कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की हैं। सेवा क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित यानी बनाए गए वस्तुओं के जत्थे बड़े बड़े व्यापारियों तक पहुँचाने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। उत्पादन और व्यापार में मदद देने के लिए टेलीफोन, पत्राचार, बैंकों से ब्याज पर रुपए लेने की ज़रूरत पड़ती है। संक्षेप में व्यापार, संचार तथा मार्ग परिवहन, हवाई तथा समुद्री मार्गों, शिक्षा और स्वास्थ्य, बैंकिंग तथा बीमा कंपनियां, पर्यटन और मनोरंजन, गैस और बिजली जैसी सेवाओं आदि का समावेश सेवा क्षेत्र में होता है। अभी के समय में इंटरनेट, एटीएम, बूथ कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि महत्वपूर्ण सेवाएं शुरू की गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ दिया गया आर्थिक प्रवृत्तियों के उदाहरण, प्रभाव क्या पड़ेगा, यह क्या दर्शाता है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है, माना कि किसान किसी भी चीनी मिल को गन्ना बेचने से मना करे तो क्या होगा। इसका प्रभाव पड़ेगा कि चीनी मिल बंद हो जाएगी, उसमें काम करने वाले कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार छिन जाएगा। यह किसानों की नाराज़गी, विरोध को दर्शाता है। दूसरा है, माना कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार में से कपास न खरीदकर अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करें तो कपास की खेती का क्या होगा। कपास विश्व के स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश है। इससे कपास के खेती करने वाले किसानों को नुकसान होगा, उन आर्थिक मंदी आएगी, भारतीय बाज़ारों में गिरावट आएगी। यह दर्शाता है कि विदेशी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय कपास का बहिष्कार करेगी कंपनियां। तीसरा है, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ जैसी अनेक वस्तुएं खरीदता है। मान लो कि रासायनिक खाद और पंप सेट की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा। किसानों के ऊपर आर्थिक असर होगा, अनाज की कीमत में वृद्धि होगी, किसान मजबूर हो जाएंगे, खेती उत्पादन अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। यहाँ यह दर्शाता है कि महंगाई में वृद्धि होगी। आगे चौथा है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। मान लो कि ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल कर दें और गांव से साग सब्जी, दूध आदि ले जाने से मना कर दे तो क्या होगा। ऐसा करने पर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा, उनकी आवश्यकता की चीज़ उन तक नहीं पहुंच पाएगी। गांव में लोगों के द्वारा उत्पादित की गई दूध, साग सब्जी खराब हो जाएंगे और किसानों को बहुत नुकसान होगा। यह दर्शाता है कि ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लोगों की नाराज़गी, विरोध को। आगे है, प्रत्येक क्षेत्र के विविध यानी अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की गणना यानी गिनती किस तरह करते हैं और कुल उत्पादन को किस तरह जानते हैं, आइए विचार करें। एक किसान आटे की किसी मिल को 15 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ पीसा जाता है। अपना आटा बिस्किट कंपनी को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। बिस्किट कंपनी आटे के साथ चीनी, घी
आदि चीज़ों का उपयोग करके बिस्किट के 4 बड़े पैकेट बनाती है। वह बाजार में ग्राहक को 80 रुपये में यानी 20 रुपये प्रति पैकेट बेचती है। यहाँ बिस्किट अंतिम उत्पादन है और वह ग्राहक तक पहुँचता है। यहाँ पे बताया गया कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की गिनती किस तरह करते हैं और कुल उत्पादन को किस तरह जानते हैं, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि एक किसान आटे की किसी मिल को 15 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ पीसा जाता है और मिल वाला अपना आटा बिस्किट कंपनी को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है। बिस्किट कंपनी उस आटे के साथ साथ चीनी, घी आदि चीज़ों का उपयोग करके बिस्किट के 4 बड़े पैकेट बनाता है। वह बाज़ार में ग्राहक को 80 रुपये में यानी कि एक बिस्किट का पैकेट 20 रुपये के हिसाब से बेचती है। यहाँ बिस्किट अंतिम उत्पादन होता है और वह ग्राहक तक पहुँचता है। आगे है भारत की विविध आर्थिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण उसके स्वामित्व की दृष्टि से भी किया जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि भारत के जो अलग अलग आर्थिक कार्य हैं उसका बंटवारा उसके स्वामित्व यानी उसके जो मालिक होते हैं उसके नज़रिए से किया जाता है। यहाँ पहला है सरकार के स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जो उद्योग सरकार के स्वामित्व और सरकार के संचालन अंतर्गत होते हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। उदाहरण स्वरूप भिलाई स्टील प्लांट, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आदि सरकार के स्वामित्व की इकाइयां हैं। यहाँ पहला बता रहा है कि भारत के स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के बारे में कि जो उद्योग सरकार के अधिकार में और सरकार के संचालन के अंतर्गत आते हैं वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि भिलाई स्टील प्लांट, दूसरा भारतीय हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आदि सरकार के स्वामित्व यानी अधिकार की इकाइयां हैं। दूसरा है निजी स्वामित्व या निजी क्षेत्र के उद्योग। इसके बारे में पढ़ेंगे। जिन औद्योगिक इकाइयों का स्वामित्व और संचालन निजी लोगों का हो वैसे इकाइयां निजी स्वामित्व या निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस, टोरंट, कैडिला, अलेम्बिक जैसी कंपनियां निजी कंपनियां हैं। निजी स्वामित्व या निजी क्षेत्र उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया कि ऐसे लोग जिनकी खुद की कंपनियां हैं स्वयं उसको चलाते हैं, ऐसे उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस, टोरंट, कैडिला, अलेम्बिक जैसी कंपनियां निजी कंपनियां हैं। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की कुछ सीमाएं होती हैं। इनमें मुख्यतः अकार्यदक्षता और कामचोरी देखने को मिलती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए तथा आवश्यक पूंजी एकत्र करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद लेने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में से निजी क्षेत्र के संयुक्त से सार्वजनिक के उद्योग की भी स्थापना किए गए हैं। हालांकि इन उद्योगों पर सरकार का अधिक वर्चस्व यानी अधिकार रहता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के बारे में यहाँ बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की कुछ सीमाएं होती हैं। इनमें मुख्यतः अकार्यदक्षता यानी कार्य करने में जो सक्षम न हो और काम चोरी देखने को मिलती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए, काबू करने के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए तथा आवश्यक पूंजी एकत्रित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद लेने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में से निजी क्षेत्र के संयुक्त से सार्वजनिक के उद्योगों की स्थापना किए गए हैं। हालांकि इन उद्योगों पर सरकार का अधिक अधिकार रहता है। चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। देश में बहुत से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से उद्योग शुरू करने की स्थिति में नहीं होते। ऐसे लोग साथ मिलकर मंडली या संघ बनाकर उत्पादन या बिक्री की प्रक्रिया अपनाते हैं।
एक दूसरे के सहयोग से शुरू हुए ऐसे उद्योग या इकाइयाँ सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। उदाहरण स्वरूप दूध की डेयरी, चीनी के कारखाने वगैरह उद्योग सहकारी स्तर पर चलते हैं। सहकारी क्षेत्र के उद्योग के बारे में बताया गया है कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसे के से मजबूत नहीं होते हैं, वे अपना खुद का उद्योग शुरू करने की स्थिति में नहीं होते, तो ऐसे लोग साथ मिलकर एक संघ समूह बनाकर उत्पादन या बिक्री की कार्य को अपनाते हैं। एक दूसरे की मदद से शुरू हुए उद्योग या इकाइयाँ सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ बताया गया है कि दूध की डेयरी, चीनी के कारखाने वगैरह उद्योग सहकारी स्तर पर चलते हैं। आगे है आर्थिक प्रवृत्तियों का संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजन, यानी कि आर्थिक कार्यों का संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बंटवारा। पहला है कांता, दूसरा है कमला। पहला पढ़ते हैं। कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से सायंकाल 5:30 तक कार्यालय में रहती है। उसे नियमित रूप से महीने के अंत में वेतन मिलता है। वेतन के अतिरिक्त उसे सरकार की भविष्य निधि का लाभ प्राप्त होता है। उसे मेडिकल खर्च और भत्ता भी मिलता है। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती, फिर भी उसे उस दिन का भी वेतन मिलता है। उसे नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, जिसमें नौकरी संबंधी नियमों और शर्तों का भी उल्लेख था। इस तरह से कांता संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। यहाँ संगठित क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कांता नाम की एक औरत है, एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। उसे नियमित रूप से यानी नियम के अनुसार महीने के अंत में वेतन मिलता है। वेतन के अलावा उसे सरकार के आने वाले समय में जो भविष्य में देने वाले लाभ हैं उसका वो फ़ायदा लेती है। उसे मेडिकल खर्च और भत्ता भी मिलता है। कांता रविवार को कार्यालय में नहीं जाती है, फिर भी उसे उस दिन का भी वेतन मिलता है। उसे नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, जिसमें नौकरी से जुड़ी नियमों और शर्तों का वर्णन किया गया है। इस तरह से कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है। दूसरा है कमला। कमला कांता की पड़ोसी है। वह नज़दीक की किराने की दुकान में मजदूरी करती है। वह सुबह 8 बजे दुकान पर जाती है और रात्रि 9 बजे तक काम करती है। उसे मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता। जिस दिन वह काम नहीं करती उस दिन की उसकी मजदूरी नहीं मिलती। उसे कोई भी छूट वेतन सहित नहीं मिलती। उसे कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है। उसे उसका मालिक नौकरी पर से कभी भी निकल जाने को कह सकता है। इस तरह से कमला असंगठित क्षेत्र में काम करती है। असंगठित क्षेत्र के कार्यों के बारे में बताया गया है कि कमला कांता की पड़ोसी है। वह नज़दीक की किराने की दुकान में मजदूरी करती है। वह सुबह 8 बजे से दुकान पर जाती है और रात के 9 बजे तक काम करती है दुकान में। उसे मजदूरी के अलावा कोई दूसरा भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वह काम नहीं करती है उस दिन का उसे मजदूरी नहीं मिलता है। उसे कोई छुट्टी का वेतन के साथ नहीं मिलता है। उसे कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला है। उसे उसका मालिक नौकरी पर से कभी भी निकल जाने को कह सकता है। आगे है इतना जानिए। सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के उद्योगों के लिए विविध यानी अलग अलग कानून बनाया है, फिर भी असंगठित क्षेत्र के मालिकों द्वारा उसका व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है। यानी सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र उद्योगों के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मालिक होते हैं वो उसका पालन नहीं करते हैं। आगे है आर्थिक उदारीकरण। विश्व के साथ चलने, विश्व प्रवाह में मिलने और भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन यानी बदलाव किए हैं। उसके अनुसार 1991 से उदार नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार उद्योग, व्यापार और धंधे से संबंधित कुछ नियंत्रण दूर किए, कर घटाए
वस्तुओं के आयात निर्यात में भी कुछ छूट घोषित की, नए उद्योग स्थापित करने के लिए मजदूरों की मजदूरी की सरल प्रक्रिया अपनाई। उसके कारण भारत विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार, धंधे और उद्योग के मामले में एक बन रहा है तथा भारत में धंधा रोजगार बढ़ा है। आर्थिक उदारीकरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि विश्व के साथ चलने वाले विश्व के प्रवाह में मिलने और भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में कुछ बदलाव किया है। उसके अनुसार 1991 से उदार नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार उद्योग, व्यापार और धंधे से जुड़े कुछ नियंत्रण को हटा दिया, कर घटाए, वस्तुओं के आने जाने में कुछ छूट का ऐलान किए, नए उद्योग स्थापित करने के लिए मजदूरी की प्रक्रिया को आसान बनाई। उसके कारण भारत विश्व के दूसरे देशों के साथ व्यापार, धंधे और उद्योग के मामले में एक बन रहा है तथा भारत में धंधा रोजगार बढ़ रहा है। आगे पढ़ेंगे निजीकरण। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र सरकार ने सार्वजनिक साहस शुरू किए गए। समय बीतने पर ये सार्वजनिक साहसों के उद्योग हानि उठाते गए और उनकी कुछ इकाइयां बीमार पड़ने से बंद हुई। सरकारी अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ा। मजदूर संगठित हुए परंतु उद्योग घाटे में आने लगे। दूसरी तरफ विश्व में गुणवत्ता वाला का बोलबाला होने लगा। निजी इकाइयां मुनाफा करने लगी। इन सभी परिस्थितियों ने निजीकरण को प्रोत्साहन दिया। सरकार सार्वजनिक साहसों में से खिसकने लगी और निजीकरण की तरफ मुड़ी। संयुक्त साहस निजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। निजीकरण के बारे में यहाँ बताया गया कि आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक साहस शुरू किए। समय बीतने पर ये सार्वजनिक साहसों के उद्योग हानि यानी नुकसान उठाते गए और उनकी कुछ इकाइयाँ न चलने के कारण बंद पड़ गईं। सरकारी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा। मजदूर संगठित यानी एकत्रित हुए परंतु उद्योग को नुकसान होने लगा। दूसरी तरफ विश्व में अच्छी गुणवत्ता का बोलबाला होने लगा। अच्छी चीज़ों की लोगों की मांग होने लगी। निजी इकाइयाँ उसका लाभ लेने लगी। इन परिस्थितियों में निजीकरण को बढ़ावा मिला। सरकार सार्वजनिक साहसों में से फिर निकलने लगी और निजीकरण की तरफ मुड़ गई। संयुक्त साहस निजीकरण की प्रक्रिया का एक भाग है। आगे है वैश्वीकरण। इसके बारे में पढ़ते हैं। उदारीकरण और निजीकरण ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। वैश्वीकरण यानी कि समग्र विश्व का एक बनना अथवा एक दूसरे के नज़दीक आना। वैश्वीकरण से विश्व का कोई भी देश विश्व के किसी भी अन्य देश के साथ सरलता से व्यापार धंधा कर सकता है। उससे एक दूसरे देशों के बाजारों और उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। एक दूसरे देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण की यह प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की मदद करने वाला और उत्तेजित करने वाली यदि कोई प्रक्रिया है तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी में आई हुई अभूतपूर्व क्रांति, जिसे आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में पहचानते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना ईस्वी सन 1995 में हुई। वैश्वीकरण के बारे में यहाँ बताया गया है कि उदारीकरण और निजीकरण ने वैश्वीकरण को जन्म दिया। वैश्वीकरण यानी कि पूरे विश्व का एक बनना अथवा एक दूसरे के नज़दीक पास आना। वैश्वीकरण से विश्व का कोई भी देश विश्व के किसी भी दूसरे देश के साथ बहुत आसानी के साथ व्यापार धंधा कर सकता है। उससे एक दूसरे देशों के बाज़ारों और उत्पादनों में मिलाप हो रहा है। एक दूसरे देशों के बीच लगातार संबंध यानी रिश्ते और तेज एकीकरण की यह प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की मदद करने वाला और उत्तेजित करने वाली यदि कोई प्रक्रिया है तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी में आई हुई अभूतपूर्व क्रांति, जिसे आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं।
विश्व व्यापार संगठन WTO इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसकी स्थापना ईस्वी सन 1995 में हुई है। आगे है वैश्वीकरण का प्रभाव यानी असर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सूचना टेक्नोलॉजी के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खड़े हुए। फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे साधनों से जानकारी कम खर्च और तेज़ी से प्राप्त होने से देश के आर्थिक विकास की गति बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यजमान देशों की कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने लगी हैं, जिनका लाभ यजमान देशों को हुआ। जैसे कि भारत में विदेशी फोर्ड कंपनी कार के यंत्रों का उत्पादन करती है। वह केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करती, अपितु विश्व के अन्य देशों के लिए भी कार के पुर्जों का निर्माण करती है, जिसका लाभ यजमान देश भारत को मिलता है। इसी तरह भारत की बड़ी कंपनियां भी विश्व स्तरीय बाजारों में अपना स्थान जमाया है, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, IT एसोसिएशन, पेंट्स, पार्ले वगैरह कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विक्रय करती हैं। तीव्र स्पर्धा से माल सामान की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कम मूल्य पर अधिक अच्छा माल सामान ग्राहकों को मिलने लगा। जैसे कि भारत के बाज़ारों में चीन के खिलौने रखा है। कम कीमत और नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय है। एक ही वर्ष में 70% से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है। अब भारत के बाज़ारों में पहले की तुलना में सस्ता है। यह क्या हो रहा है? विश्व व्यापार के कारण चीनी खिलौनों के भारत के बाज़ार में आए हैं। भारत और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने अधिक अच्छे साबित हुए हैं। चीनी खिलौने के कारण भारतीय खिलौनों के व्यापारियों और उद्योगपतियों को नुकसान होता है। इस तरह से बहुत बार विश्व व्यापार के कारण लघु यानी छोटे उद्योगों को नुकसान होता है। वैश्वीकरण का असर किस तरह पड़ता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि सूचना टेक्नोलॉजी के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे साधनों से जानकारी कम खर्च और तेज़ी से प्राप्त होने से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यजमान देशों की कंपनियों के साथ संयुक्त यानी जुड़कर उद्यम लगाने लगीं, जिनका लाभ यजमान देशों को हुआ। जैसे कि भारत में विदेशी फोर्ड कंपनी कार के यंत्रों का उत्पादन करती है। वह केवल भारत के लिए नहीं कारों का निर्माण करती, बल्कि विश्व के दूसरे देशों के लिए भी कार के पुर्जों का निर्माण करती है, जिसका लाभ भारत देश को मिलता है। इसी तरह भारत की बड़ी कंपनियां भी विश्व के स्थान पर बाज़ारों में अपना स्थान जमाया है, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, IT, एशियन पेंट, पार्ले वगैरह कंपनियां विश्व स्तर पर अपना सामान बेचती हैं। तीव्र यानी तेज स्पर्धा यानी प्रतियोगिता से माल सामान की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखते हुए कम कीमत पर अधिक और अच्छा माल सामान ग्राहकों को मिलने लगा। जैसे कि भारत के बाज़ार में चीन के खिलौने रखा है। कम कीमत और नई डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक प्रचलित है, लोकप्रिय है, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। एक ही साल में 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया है, जो कि भारत के बाज़ारों में पहले की तुलना में सस्ता है। विश्व व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाज़ारों में आए हुए हैं। भारत और चीनी खिलौनों की प्रतियोगिता में चीनी खिलौने अधिक अच्छे साबित हुए हैं। चीनी खिलौनों के कारण भारतीय खिलौनों के व्यापारियों और उद्योगपतियों को हानि होता है। इस तरह से बहुत बार विश्व व्यापार के कारण छोटे उद्योगों को नुकसान होता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को भेज दिया जाएगा। लेसन सभी को पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।